हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक भारत में मुस्लिम आक्रमण पढ़ने वाले हैं और इससे बेहतर तरीके से समझेंगे भी। अगर मैं बात करूं भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में, तो भारत में दो तरह के मुस्लिम आक्रमण हुए। पहला हुआ अरब आक्रमण, यहाँ पर आक्रमण अरब लिखा हुआ है तो आप सही कर लीजिएगा, अरब आक्रमण होगा। और दूसरा था भैया तुर्क आक्रमण, यानी कि पहली बार यानी कि शुरुआत में अरबों ने आक्रमण किया और फिर उसके बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। इस तरीके से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए। तो हम शुरुआत करेंगे भारत में अरब आक्रमण से, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में अरबियों का आक्रमण कैसे हुआ और उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में अरब आक्रमण कैसे हुआ, यानी कि अरबियों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया। तो अगर हम बात करें कि पहले हम जान लें कि आखिर अरबियों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर क्या उद्देश्य था जिससे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो भैया पहला उद्देश्य हो जाता है धन दौलत और लूटना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश आज से नहीं, प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको पता होगा। और प्राचीन काल में यहाँ पर धन संपदा बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए आसपास के देश जो होते थे वो हमेशा इसी अवसर में रहते थे कि कब मौका मिले और वो भारत पर आक्रमण कर दे, चाहे वो प्राचीन काल में सिकंदर का आक्रमण हो या फिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत में अरबियों का आक्रमण हो। सबका एक ही उद्देश्य था कि भारत बहुत ही समृद्धशाली देश है और यहाँ से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त करना है। तो ये बातें थी और भारत सोने की चिड़िया कहा ही जाता था और यहाँ धन संपदा अधिक थी, इसलिए अरबियों ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य रखा। यानी कि उनका उद्देश्य क्या था कि धन दौलत को लूटना भारत में। इसके पश्चात मैं बात करूं तो दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो क्या था भैया, वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपको पता है कि जो अरबी लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। अरब कंट्रीज आप सभी जानते होंगे, दुबई, सऊदी अरब, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये अरब कंट्रीज में आती हैं। यूएई की जितनी कंट्री होती हैं वहीं के ये लोग थे। मक्का मदीना आप सभी जानते होंगे, तो वो वाला जो क्षेत्र है वहीं से अरब लोग आए थे और वहीं से आप जानते हैं कि इस्लाम का उद्गम भी हुआ था और वे वहाँ से भारत में आए इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पहला उद्देश्य उनका था धन दौलत को लूटना, दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन एक और रीजन था जो कि महत्वपूर्ण है, उसे हम तात्कालिक रीजन कहते हैं, यानी कि तात्कालिक कारण कहते हैं। यानी कि जो लेटेस्ट कारण बना जिसके कारण से अरबियों ने तुरंत भारत की ओर कूच कर दी, यानी कि भारत में वह आने लगे, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था जिसे हम तात्कालिक कारण कहते हैं। यानी कि तत्काल वाला कारण ये था कि भैया इराक के गवर्नर अल हज्जाज के लिए श्रीलंका के एक शासक ने क्या भेजा था, तो जहाज में कुछ उपहार भेजे थे। इराक के गवर्नर थे अल हज्जाज, उनके लिए श्रीलंका के किसी शासक ने उपहार भेजा था। किसमें भैया, तो आप कहेंगे जहाज में उपहार भेजा था। अब जहाज भैया कहाँ पर पहुंचा, तो जहाज श्रीलंका से होते हुए सिंध पर आया और सिंध पर जैसे ही वो जहाज रुका तो सिंध में लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। और जब उस जहाज को लूट लिया, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी मैप, तो मैप में सिंध से स्थल भूमि चालू हो जाती है और फिर सिंध से आप पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान और फिर ऐसे होते हुए इराक भी जा सकते हैं। तो श्रीलंका से जो जहाज था वो सिंध पर पहुंचा और सिंध के लुटेरों ने उसे लूट लिया। अब जब लूट लिया भैया तो अल हज्जाज बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत पत्र लिखा। किसे लिखा, तो भैया सिंध के राजा को पत्र लिखा, क्योंकि जो उस क्षेत्र का राजा होगा उसी को ही तो पत्र लिखा जाएगा। तो सिंध के राजा को पत्र लिखा गया अल हज्जाज के द्वारा। क्या लिखा गया भैया, तो अल हज्जाज ने अपने पत्र में लिखा कि
उस समय सिंध के राजा दाहिर हुआ करते थे। तो अल हज्जाज ने राजा दाहिर से हर्जाना मांगा। किस चीज का हर्जाना मांगा? तो आप कहेंगे भैया कि जो जहाज लुटेरों ने लूट लिया था उसी का हर्जाना मांगा था। किससे मांगा था? तो सिंध के शासक से माना था, जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर उस समय सिंध राज्य के शासक हुआ करते थे। लेकिन राजा दाहिर ने हर्जाना देने से मना कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि भैया हमारे क्षेत्र में लूटा गया है सोना, यानी कि जहाज लूटा गया है, लेकिन लुटेरों ने लूटा है, हमने तो लूटा नहीं है। और किसी भी राज्य में लुटेरों का कोई राजा नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि लुटेरों पर किसी का प्रभाव नहीं होता कि वो राजा की बात मान लेंगे। वो तो लुटेरे हैं, वो तो डकैत टाइप के हैं, वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो तो मौका पाते ही राजा को भी लूट लेंगे। तो दाहिर ने कहा कि हमने तो लूटा नहीं, लुटेरों ने लूटा है, तो जब लुटेरों को पकड़ो, अब हम काहे हर्जाना दें। अब अल हज्जाज को यहीं पर क्या हुआ कि एकदम गुस्सा आ गया और ये एकदम एटीट्यूड में आ गए कि ऐसे बोल दिया, हर्जाना नहीं देंगे। बस अल हज्जाज ने तुरंत कहा कि जाओ सिंध पर आक्रमण कर दो। तो ये था भैया तत्कालिक कारण, यानी कि उस समय का तुरंत वाला कारण, जिससे वो चिंगारी उठी कि अरबियों ने भारत की ओर आक्रमण करने का विचार तुरंत बना लिया। अब भैया वहां से क्या हुआ कि अल हज्जाज ने अपने सेनापति को भेजा कि जाओ सिंध को लूट लो और सिंध पर आक्रमण कर दो। अच्छा, अल हज्जाज जो इराक के गवर्नर थे वो सिंध को बहुत ही हल्का फुल्का राज्य समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे ही जाएंगे और जीत लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि राजा दाहिर एक शक्तिशाली शासक है, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। और जब पहला मुस्लिम आक्रमण होता है भैया, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जब अल हज्जाज ने सेना को भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए, तो पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो आप कहेंगे 711 में हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? तो आप कहेंगे 711 में हुआ था उबैदुल्लाह के द्वारा। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के द्वारा पहला मुस्लिम आक्रमण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो सिंध पर किया जाता है। ये आक्रमण हुआ भैया सिंध पर, लेकिन ये आक्रमण क्या हुआ कि असफल रहा। ये आक्रमण असफल रहा। उस समय सिंध पर आक्रमण हुआ जब, तो उस समय सिंध के राजा दाहिर हुआ करते थे। ये बात मैंने आपको बता दी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो उबैदुल्लाह के द्वारा किया गया था। और ये आक्रमण का रिजल्ट क्या हुआ था कि इसमें राजा दाहिर विजयी हुए थे, उन्होंने उबैदुल्लाह को पराजित कर दिया था। ये आक्रमण असफल हुआ था। और ये भी ध्यान रखना है कि सिंध पर जब अरबियों ने आक्रमण किया था तो उस समय शासक राजा दाहिर ही थे। अब इसके पश्चात मैं बात करूं तो जब पहला आक्रमण असफल हो गया तो अल हज्जाज और क्रोधित हुए और उन्होंने दूसरी सेना भी भेजी कि जाओ सिंध को लूट आओ। इस बार थोड़ी संख्या में सेना ज्यादा थी और फिर से आक्रमण हुआ सिंध पर। और कब हुआ भैया? तो ये भी आक्रमण 711 में ही हुआ। तो फिर क्या हुआ कि भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ, यानी कि सिंध क्षेत्र में, और 711 में ही ये आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? बुदेल के द्वारा किया गया था। पहला आक्रमण उबैदुल्लाह के द्वारा किया गया था, वो असफल रहे थे, और दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में बुदेल के द्वारा उसी साल किया गया था। और इसमें भी राजा दाहिर विजयी हुए थे, यानी कि बुदेल असफल हुआ, वह सिंध पर अधिकार नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि राजा दाहिर बहुत ही स्ट्रांग थे। वो कोई ऐसे आम राजा नहीं थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। लेकिन राजा दाहिर कमजोर भी पड़े। आप देखेंगे कि जब एक ही साल के अंतर्गत दो आक्रमण हो गए तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। एक साल के अंदर दो बार आक्रमण उन्हें झेलना पड़ा और दोनों बार उन्होंने मुस्लिमों को पराजित कर दिया। लेकिन राजा दाहिर की सेना अब क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि साल में दो बार आक्रमण हुआ। तो आक्रमण जब होता है तो चाहे जो जीते चाहे जो हारे, लेकिन हानि दोनों पक्षों की होती है। दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं और जो शस्त्र होते हैं वो भी खत्म होते हैं। अब साल भर में दो बार आक्रमण हो ही चुका है और आसपास के जो सिंध के राजा हैं वो दाहिर की मदद करने को तैयार नहीं है। और इसी बीच इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने तीसरा आक्रमण करवाया और ये आक्रमण बहुत ही स्ट्रांग आक्रमण था। और इसमें एक महत्वपूर्ण सेनापति आया जिसने आक्रमण किया सिंध पर। और इसे भैया जो तीसरा आक्रमण था उसे हम भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भी कह देते हैं। यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो आप कहेंगे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने
किया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया। किस पर? तो भैया सिंध पर किया गया था ये आक्रमण। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंध पर ये आक्रमण किया गया 712 में। और सिंध के राजा कौन थे? तो राजा दाहिर थे। तो भैया 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और ये आक्रमण क्या हुआ? तो सफल हुआ। ये आक्रमण सफल हो गया। अब ये आक्रमण सफल क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 बार राजा दाहिर साल भर में रोक ही चुके थे अरबियों को। अब तीसरी बार आप देखेंगे लगातार आक्रमण हो रहे हैं। पहला 711 में, दूसरा 711 में और तीसरा 712 में, यानी कि लगातार 3 आक्रमण हुए। तो तीसरी बार उनकी सेना कमजोर पड़ गई थी और इस बार जो सेनापति था वो बहुत योग्य और कुशल था, मोहम्मद बिन कासिम। और इसके साथ बहुत घोड़े आए थे, आप कहेंगे सीरियन घोड़े लेकर ये आया था और बहुत ही प्रशिक्षित सेना के साथ इसने आक्रमण किया था। इसमें दाहिर को पराजित कर दिया और यह आक्रमण सफल हुआ। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो आप कहेंगे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ था उबैदुल्लाह के द्वारा, और ये आक्रमण असफल हो रहा, यानी कि इसमें ये विजयी नहीं हुए थे। लेकिन कभी भी पूछा जाए कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, जब पूछा जाए भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, तब आप कहेंगे 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सिंध का परिचय कर लेते हैं। जो सिंध राज्य है, आप देखेंगे मैप में तो गुजरात के साइड में पड़ता है, गुजरात के ऊपर की तरफ। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध वर्तमान में कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सिंध वर्तमान में पाकिस्तान का प्रांत है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम जानने वाले हैं सिंध का परिचय कि आखिर सिंध पर उस समय किसका शासन हुआ करता था। तो हम थोड़ा सिंध का इतिहास जान लेते हैं कि सिंध पर पहले राय वंश का शासन हुआ करता था और राय वंश के एक शासक थे राय सहसी द्वितीय। इन्हीं राय सहसी द्वितीय का एक मंत्री होता था जिसका नाम था चच, यानी कि सिंध पर पहले राय वंश का शासन था और राय वंश के शासक राय सहसी द्वितीय का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चच, यानी कि चच नाम का आदमी राय सहसी द्वितीय का मंत्री हुआ करता था। और ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और इसी ने क्या किया कि इसी ने विद्रोह कर दिया था राय सहसी द्वितीय के विरुद्ध, यानी कि चच नाम का जो मंत्री था, इसी ने राय सहसी द्वितीय जो शासक हुआ करते थे उस समय सिंध के, उनका विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके सिंध पर एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था चच वंश। चच वंश की स्थापना की और ये जो चच वंश था भैया, ये ब्राह्मण वंश था। आपसे कोई पूछे कि चच वंश कौन सा वंश है, तो यह एक ब्राह्मण वंश है और इसने सिंध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। इस व्यक्ति का नाम चच था और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा चच वंश। अब चच वंश की स्थापना हुई तो चच जो व्यक्ति था, यानी कि जब चच राजा बने तो उन्होंने सिंध को संगठित किया और इसका साम्राज्य विस्तार भी किया। बहुत ही योग्य शासक थे। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि इन्हीं चच के पुत्र हुए चंद्र। इन्हीं चच के पुत्र कौन हुए भैया? तो इन्हीं चच के पुत्र हुए चंद्र नाम के राजा और इन्हीं चंद्र के पुत्र हुए दाहिर। यानी आपको ध्यान रखना है कि राजा दाहिर किस वंश के शासक थे। अब आपको पता चल गया होगा, चच वंश के शासक थे। और आप देखेंगे कि चच के पुत्र थे चंद्र और चंद्र के पुत्र थे दाहिर, यानी कि चच फिर चंद्र और फिर दाहिर। ये क्या है? इनकी वंशावली है। आप कह सकते हैं कि पहले राजा चच हुए, फिर उनके पुत्र हुए चंद्र और चंद्र के पुत्र हुए दाहिर। अब दाहिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दाहिर के समय में ही भारत पर अरब आक्रमण हुआ था। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजा दाहिर किस वंश के शासक थे, तो ये चच वंश के शासक थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है बेहतर तरीके से कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हीं के शासन काल में आक्रमण किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि इन्हीं के शासन काल में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था? तो आप देखेंगे कि इसकी जानकारी, इसका स्रोत है चचनामा नाम की पुस्तक जिसे अली अहमद ने लिखा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अली अहमद द्वारा लिखी गई, इनका पूरा नाम अली अहमद कूफी भी है, अली अहमद कूफी के द्वारा लिखी गई पुस्तक चचनामा से हमें
मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब चलिए हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम चचा को कि कैसे हैं। ये देखिए, ये रहे आपके मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने ही सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये हैं भैया मोहम्मद बिन कासिम और इन्होंने ही सिंध पर आक्रमण किया था। पहला अरब आक्रमण सफल, अरब आक्रमण यानी कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण इन्हीं के द्वारा किया गया था। फोटो देख लो, फोटो देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रहे, फोटो से आपको जल्दी याद भी हो जाता है। अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम की, तो भैया ये इराक के गवर्नर जो थे अल हज्जाज, वही अल हज्जाज की जिन्हें श्रीलंका के शासक ने तोहफा भेजा था और जो नाराज हो गए थे क्योंकि सिंध में उनके तोहफे को लूट लिया गया था। तो उन्हीं इराक के गवर्नर अल हज्जाज के ये सेनापति हुआ करते थे और उनके भतीजे भी थे, यानी कि जो कासिम था ये अल हज्जाज का सेनापति था, भतीजा था और दामाद था। तीन तीन पद आप कह सकते हैं कि ये सेनापति भी था अल हज्जाज का, उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि खैबर दर्रे से मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था। अब हम मोहम्मद बिन कासिम की कुछ प्रमुख युद्ध अभियानों के बारे में जान लेते हैं। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो कौन कौन से युद्ध अभियान किए। तो भैया प्रमुख युद्ध अभियानों की बात आई तो हम बात करते हैं प्रमुख युद्ध अभियानों की। अगर मैं बात करूं तो पहला आक्रमण इसने किया था देवल पर 712 ईस्वी में, ये विजयी हुआ था। इसके पश्चात हम बात करें दूसरा आक्रमण रावर पर किया था 712 ईस्वी में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं रावर के युद्ध की, तो रावर के युद्ध में ही राजा दाहिर पराजित हो गए थे, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर दिया था और इसी युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु भी हो गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि राजा दाहिर के शासन के समय सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो राजा दाहिर के शासन के समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणाबाद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तो ब्राह्मणाबाद हुआ करती थी। भैया मैं बता दूं, अगर आप इससे रिलेटेड क्विज प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ नोट्स, तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंध की राजधानी क्या थी? आंख बंद कर आप एक बार रिवाइज करेंगे, ब्राह्मणाबाद। इसके पश्चात हम बात करें ब्राह्मणवाद अभियान की या ब्राह्मणाबाद अभियान की। यहाँ पर ब्राह्मणवाद है लिखा हुआ है, लेकिन आप लिख लीजिएगा ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद अभियान की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मणाबाद अभियान जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य यहाँ पर युद्ध हुआ, यानी कि सिंध की राजधानी पर रावर और देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध राज्य की राजधानी ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। और जब यहाँ से आक्रमण किया भैया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो आप देखेंगे कि मोहम्मद कासिम और जय सिंह के मध्य युद्ध होता है। अब भैया जय सिंह कौन है? तो जय सिंह राजा दाहिर के ही पुत्र का नाम है और मोहम्मद कासिम आप जानते ही हैं। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ और उसने खूब सारा धन दौलत लूटा और खूब ज़्यादा धन भी प्राप्त किया। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणाबाद अभियान में भी कौन जीतता है? तो आप कहेंगे ब्राह्मणाबाद अभियान में मोहम्मद बिन कासिम ही जीतता है। इसके पश्चात हम बात करें भैया, तो कासिम ने दाहिर की पत्नी और 2 पुत्रियों को भी कैद कर लिया था। कासिम ने दाहिर की पत्नी और 2 पुत्रियों को कैद कर लिया था। इनकी पत्नी का नाम, यानी कि राजा दाहिर की पत्नी का क्या नाम था? तो आप कहेंगे लाडू देवी, और इनकी पुत्री का नाम था सूर्य देवी और परमल देवी। यानी कि इनकी जब राजा दाहिर की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद अभियान किया था। और जब ये अभियान किया तो इस अभियान में उन्होंने क्या किया था कि दाहिर के पुत्र जय सिंह को पराजित कर दिया था। जब जय सिंह इस युद्ध में पराजित हुआ तो उसके पश्चात जब कासिम विजयी हो गया तो उसने राजा दाहिर की पत्नी लाडू देवी और पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को कैद कर लिया था। और इससे रिलेटेड एक घटना भी है कि इसे यह कासिम इनको लेकर कहाँ पर गया था? तो इराक पर भी गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात मैं बात करूँ, मुल्तान अभियान करता है कासिम के द्वारा फिर किया जाता है मुल्तान अभियान। यह होता है 713 ईस्वी में और इस अभियान से कासिम ने खूब ज़्यादा धन प्राप्त किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा उससे संपत्ति धन प्राप्त हुआ था, स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए थे।
और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा था। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस क्षेत्र को स्वर्ण नगरी कहा। तो भैया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था। अब इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया कि जजिया कर वाला, वो पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम से। आप ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। आपसे पूछा जाए कि भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो वो था भैया मोहम्मद बिन कासिम। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। जजिया कर की अगर मैं बात करूँ तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला ये कर है, यानी कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, यानी कि इस्लाम के अतिरिक्त जितने भी धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, या कोई, चाहे वह बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों पर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, जिसे हम गैर मुस्लिम कर भी कहते थे। तो जजिया क्या है, गैर मुसलमानों से, जो मुस्लिम नहीं है उनसे लिया जाता है, और इसे हम जजिया कर कहते हैं। तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहली बार लगाया था। और अगर मैं बात करूं तो कासिम ने 5 वर्गों को जजिया कर से मुक्त रखा था। 5 वर्ग ऐसे थे जिन पर कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। वो वर्ग कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने बच्चों पर जजिया कर नहीं लगाया था, बूढ़ों को पर जजिया कर नहीं लगाया था, ब्राह्मण पर भी जजिया कर नहीं लगाया था, विकलांगों पर भी जजिया कर नहीं लगाया था, और औरतों पर भी जजिया कर नहीं लगाया था। यानी कि इन 5 वर्गों को छोड़कर शेष सभी वर्गों पर, गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाया गया था जजिया कर का। सिर्फ इन 5 वर्गों पर नहीं लगाया गया था जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, औरत, ये चीजें हैं। तो इन 5 वर्गों पर कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट आप ये भी जान सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन सा था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। आगे जब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे तो वहां पर मैं उसकी बात करूंगा। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या थे। हम टू द पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 10 लेक्चर में, 3-4 लेक्चर में मैं सिर्फ आपको अरब आक्रमण ही पढ़ा डालूं। हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जितना आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तब भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव क्या थे, या भारत ने अरबियों से क्या क्या सीखा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि अरब आक्रमण से भारत में क्या प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं हुआ करता था, लेकिन जब अरबियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने जबरदस्ती तरीके से भी इस्लाम को क्या किया, लोगों को कन्वर्ट कराया, और इसके अतिरिक्त जजिया कर लगाकर उन्होंने लोगों को भी इस्लाम धर्म में शामिल किया। क्योंकि जब गरीब लोग पर टैक्स लगाया जाता था तो वो गरीब थे तो रुपए दे नहीं पाते थे, तो इससे अच्छा वो कहते थे चलो धर्म ही स्वीकार कर लें, इस्लाम वाला वही सही रहेगा, टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ा। जजिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार, या आप कह सकते हैं प्रसार हुआ, ये एक अरब आक्रमण का प्रभाव था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ऊंट पालने की शुरुआत हुई। भारत में पहले ऊंट नहीं पाले जाते थे, अरबी लोग पाला करते थे, क्योंकि रेगिस्तान वाला क्षेत्र था, वहां पर ऊंट अच्छे तरीके से चलते हैं। तो अरबी जब अपने साथ ऊंट लेकर आए तो भारतीय लोगों ने भी सीखा ऊंट पालना, और उन्होंने ऊंट पालने की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं डेट्स, जिसे कहते हैं डेट्स, यानी कि खजूर, खजूर की खेती। खजूर आप जानते हैं कि वहीं सऊदी अरब की प्रसिद्ध होती है, अरब कंट्रीज की क्या होती है, प्रसिद्ध होती है खजूर। तो भैया खजूर की खेती भी भारतीयों ने अरबियों से ही सीखी थी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया ही कि जजिया नामक कर की शुरुआत हुई थी अरबियों के द्वारा, तो इन्होंने ही जजिया कर लगाया था। तो जजिया नामक कर
की शुरुआत हुई। यहाँ पर नमक लिखा हुआ है, जजिया नामक होगा, जजिया नामक घर की शुरुआत। अब इसके अतिरिक्त हम बात करें भैया तो मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द जो हम सुनते हैं कि मानसून आ गया, बारिश होगी, तो ये जो मानसून शब्द है यह एक अरबी शब्द है। तो ये शब्द भी हमने अरबियों से ही सीखा था। इसके अतिरिक्त अरबी लोग मानचित्र कला में बहुत निपुण थे, तो इनसे हमने मानचित्र कला भी सीखी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अरबी लोगों से सीखी थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि ऊँट पालना हमने किससे सीखा, तो अरबियों से सीखा था। खजूर की खेती किससे सीखी, तो अरब लोगों से सीखी थी। मानचित्र कला अरब लोगों से सीखी थी। मानसून शब्द का प्रयोग किससे सीखा था, तो अरब लोगों से सीखा था। अब इसके पश्चात हम बात करें कि अरबियों ने भारत से क्या सीखा, यानी कि अरबियों ने भारत से क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो आप देखेंगे कि अरबियों ने भारत से दशमलव का ज्ञान प्राप्त किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब अरबी भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर दशमलव का ज्ञान प्राप्त किया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि अरबियों ने चरक संहिता, आप जानते हैं कि चिकित्सा से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी किताब है पंचतंत्र और सुश्रुत संहिता, इन पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया किसने, तो भैया अरबी लोगों ने। और फिर यहाँ के ज्ञान को वो लेकर गए अरब में, और फिर अरब से ये सारे ज्ञान कहाँ पर पहुंच गए, यूरोप में पहुंच गए। आप देखेंगे कि जो दशमलव का ज्ञान है, पहले अरबी लोग भारत आए और भारत से दशमलव का ज्ञान लिया, और फिर ये दशमलव का ज्ञान कहाँ पर चला गया, तो यूरोप में चला गया। और फिर यूरोप लोग क्या कहने लगे कि दशमलव की खोज हमने की है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही दशमलव का ज्ञान था, और यहीं से ये ज्ञान अरबी लोग अरब में ले गए और अरब से यूरोपीय लोगों ने प्राप्त किया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आज हमने भारत पर अरब आक्रमण को बेहतर तरीके से समझ लिया है। आप बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आप कुछ और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।